Hello everyone. In previous classes we have discussed 8th chapter of BST. Now in today's class we will consider 9th chapter of BST, financial management. In simplest way, financial management consider related to managing our finance, whether investing or incurring. Okay. सिंपली हम ये देख के चलेंगे कि जो हमारे पास फंड आने वाला है, मनी आने वाली है, जिससे हमारा बिजनेस रन होगा, वो कहाँ से आएगा और कहाँ डिप्लॉय करना है। अब सीधे सा कंसेप्ट ये है कि जो फाइनेंस है हमारा, वो जैसे हमारा कोई हैवी इन्वेस्टमेंट हो या डे टू डे एक्टिविटी हो, हर पर्टिकुलर चीज़ में हमारे को क्या फंड की नीड है, फाइनेंस की नीड है। तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा और कैसे क्या डिप्लॉय करे, ये हमारा क्या सीधे सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है। सीधा कंसेप्ट है कि हर चीज़ की एक कॉस्ट रहती है, तो वैसे ही क्या है, हमारे फाइनेंस की भी कॉस्ट रहने वाली है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, या फिर हमारे जो भी अदर डेटर्स बचे, या फिर डिबेंचर्स बचे, या इक्विटी शेयर से भी मनी रेज करते हैं, तो उनको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ हमारे को देना पड़ेगा। जो ये रिटर्न है हमारी, वो रिटर्न ही हमारे को मैनेज करके चलनी है। रिटर्न से रिलेटेड वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट हो गई, तो वो कॉस्ट मिनिमाइज हो, ये हमारे को कंसिडर करना है। अब जहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस इन्वेस्टमेंट से हमारे को बेस्ट से बेस्ट रिटर्न मिले, ये भी कंसिडर करना है। ठीक है, साथ में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जिन लोगों ने हमारे पैसा लगाया है, जैसे डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, उनको भी सेटिस्फाई करके चलना है, जिससे हमारे को नेक्स्ट टाइम अच्छे फंड मिलते रहे। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ कंसिडर करने वाले हैं, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमसे कंसिडर हो रहा है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमारा जो भी फाइनेंस है, चाहे से हमारे को रेज करना हो या इन्वेस्ट करना हो, उसको क्या है, प्रॉपर वे में हमारे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैनेजमेंट वही, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। ठीक है, कि फंड कहाँ से आएगा, कैसे यूज़ होगा, कहाँ हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ों को जो कंसिडर करने वाले हैं हम, वो कहाँ कट के चलने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये क्या एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है टाटा स्टील का। टाटा स्टील बहुत बड़े लेवल में वर्क कर रही है, बोलते हैं इस तरह से टेक ओवर भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब उसने क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके चाहिए, अपने फंड को प्रॉपर मैनेज करके चला। अब सीधे हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मीन सीधे सीधे क्या हो गया, जो फंड हमारे पास फाइनेंस है, जो बिजनेस में यूज आने वाला फंड है, वो फंड ही मेरा क्या है, बिजनेस फाइनेंस। जो मनी हमारे जैसे डे टू डे एक्टिविटी में यूज हो, या कोई फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग आगे चले, एक्स वाई जेड कहीं भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, बिजनेस फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी मनी चाहिए मेरे को बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, वो मनी ही मेरी क्या है, बिजनेस फाइनेंस। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स सम फाइनेंस। हर बिजनेस को चाहिए फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस। जैसे मेरे को बिजनेस एस्टेब्लिश करना हो, बिजनेस को रन करना हो, कोई मॉडर्नाइज करना हो, बिजनेस एक्सपेंड करना हो, या फिर बिजनेस डाइवर्सिफाई भी करना हो ना, तो हर छोटे छोटे काम के लिए या फिर हर बड़े से बड़े काम के लिए, माइक्रो फैक्टर ले लो, मैक्रो फैक्टर ले लो, हर पॉइंट के लिए मेरे को क्या, किस चीज़ की नीड है, वो है मेरा फाइनेंस। तो जो मनी फाइनेंस बिजनेस में यूज होगी, वो क्या होगी, मेरी बिजनेस फाइनेंस। इट इज एक्वायर्ड फॉर बाइंग ए वेराइटी ऑफ असेट्स। ऐसे मेरे को बहुत सारी असेट्स परचेज करनी हो, चाहे टेंजिबल मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, ये सब हो। इंटेंजिबल हो सकती है वो, ट्रेडमार्क, पैटेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, हर काम के लिए मेरे को मनी रिक्वायर्ड है। आल्सो फाइनेंस सेंट्रल टू रनिंग डे टू डे एक्टिविटी। डे टू एक्टिविटी करनी है, वहाँ पर भी मेरे को बिजनेस फाइनेंस की नीड है। लाइक कोई मटेरियल परचेज करना हो, कोई बिल का पेमेंट करना हो, किसी को सैलरी पे आउट करनी पड़ी हो, या कस्टमर से कैश आने वाला है, ये नीडेड एट अ सिंगल स्टेज इन लाइफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस लाइफ जब तक रहेगी, तब तक मेरे को फाइनेंस की नीड रहेगी। जैसे हमारे को मेजर फैक्टर हो, मेजर वर्क हो, या डे टू डे वर्क हो, हर काम के लिए मेरे को क्या है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट फाइनेंस इज दस वेरी क्रिशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे को ब्लड, बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे ही क्या है, यहाँ पर हमारे को बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सीधे सीधे बिजनेस क्या होगी, फंड क्या हो गया हमारे लिए, बिजनेस फाइनेंस क्या हो गया, लाइक बैकबोन या फिर ब्लड हो सकता है किसी बिजनेस के लिए। तो ये क्या है, वेरी क्रिशियल है, जनरली सबको नहीं मिल पाता। और सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए बिजनेस को हमारे को क्या चाहिए, फंड चाहिए, मनी चाहिए।
अब जो बिजनेस फाइनेंस लेके चल रहे हैं, उस फाइनेंस को, उस मनी को मैनेज करना प्रॉपर वे में, वही मेरा क्या सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहाँ से मनी बेस्ट से बेस्ट आ सकती है, जहाँ मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो, और कहाँ मैं इन्वेस्ट करके चलूँ जिससे मेरी रिटर्न क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ये दोनों जो चीज़ें कंसिडर करके चलने वाले हैं, उन बहुत थिंग्स का कॉम्बिनेशन ही मेरा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़े देखते हैं। ऑल फाइनेंस कम एट सम कॉस्ट। हर मनी आने के लिए हमारे को कॉस्ट पे आउट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो वहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं डिबेंचर से मनी लेके आता हूँ तो वहाँ भी इंटरेस्ट होगा, या फिर इवन मैं इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफर शेयर होल्डर से पैसा लेके आता हूँ तो मेरे को वहाँ पर भी क्या है, डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी नहीं देंगे। इट मीन से क्या हो गया, जो मैं एडिशनल पे आउट कर रहा हूँ, जो उनको रिटर्न दे रहा हूँ, वो रिटर्न ही मेरा क्या है, हमारी कॉस्ट, कंपेरेटिवली तो कॉस्ट ही है। It is quite imperative that it need to carefully managed। carefully अगर मैनेज बिजनेस मैनेज करना है तो हमारा मैनेज फाइनेंशियल मैनेज लेके चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्ट विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीन क्या है, ऑप्टिमल प्रोक्यूर हो, हमारे पास ऑप्टिमली पैसा आए, एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमल प्रोक्यूर भी होना चाहिए, उसका बेस्ट है यूज भी होना चाहिए फॉर ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट। अगर ऑप्टिमल प्रोक्यूर मेरे को करना है, लेके आना है फंड, डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज, अभी सोर्सेज बताई दिए मैंने, आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड टर्म ऑफ देयर कॉस्ट। और सबकी कॉस्ट क्या है, डिफरेंट रहेगी, एसोसिएटेड रिस्क, और रिस्क भी अलग अलग रहने वाली है। इक्विटी शेयर होल्डर है तो रिस्क हमारी कम हो सकती है, बट जैसे बैंक लोन होगा मेरी रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले पेमेंट किसको करना है, मेरे को हमारे बैंक लोन्स को या फिर डिबेंचर्स वगैरह को, तो सबकी कॉस्ट भी अलग अलग है और उनके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड डिफरेंट है। सिमिलरली द फाइनेंस ऑफ प्रोक्यूर्ड नीड्स टू इन्वेस्ट इन मैनर। साथ में हमने क्या बोला, जो फाइनेंस हमारे पास आया है, जो प्रोक्यूर्ड किया है फाइनेंस से, उनको इन्वेस्ट करना है मैनर दैट द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट एट विच प्रोक्यूर हैज टेकन प्लेस। अगर जस्ट लाइक मैंने 100 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट लेके आया, मैंने बैंक लोन लिया, मेरे को पता है मेरी 10% वहाँ पर क्या है, मेरे को पे आउट करके चलना है। इट मीन्स क्या हो गया, मेरे को 10 करोड़ पे आउट करना है या इंटरेस्ट में जाना है। बट मेरे को यहाँ पर कंसिडर क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर मैं 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके चल रहा हूँ तो मोर देन 50 करोड़ तो ऐड करूँ जिससे मेरी कॉस्ट सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर मैं क्या मानूंगा कि मेरी 50 करोड़ इनकम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है, मेरी कॉस्ट भी सेटिस्फाई होगी और मैं एडिशनल इनकम में जनरेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोला, सीधे सीधे जो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट होगी, जो रिटर्न होगी इन्वेस्टमेंट पर, वो किससे एक्सीड होनी चाहिए, हमारी सीधे सीधे जो भी कॉस्ट लग के आ रही है उससे एक्सीड होना चाहिए। तो ये भी क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसिडर करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्यूर्ड। अब यहाँ पे सीधे सीधे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कंसिडर करने वाले हैं, जो भी हम फंड लेके आए उसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज करनी है हमारे को, रिड्यूस करनी है, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, और जो रिस्क रहती है उनसे रिलेटेड उसको क्या है, कंट्रोल में रहनी चाहिए। अभी कंट्रोल वाला चैप्टर हमने कंसिडर किया है, जो भी जो कंट्रोलिंग जो भी वर्क करें हम लोग कंट्रोलिंग रेंज में रहना चाहिए। अचीविंग इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सच फंड, और जो फंड है उसका इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट हो, बेस्ट बेस्ट यूज होना चाहिए। इट आल्सो एम, और क्या टारगेट होता है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी विन ऑफ फंड, इंश्योर करना कि जब हमारे को फंड की रिक्वायरमेंट हो तब टाइमली और उस लेवल पे हमारे को अवेलेबल हो फंड, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमारे रिक्वायर्ड हो, और अवॉइडिंग द आइडल फाइनेंस, और लगता है कि हमारे पास मनी एक्स्ट्रा रहती है, उसका यूज़ नहीं हो रहा और हमारे को कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो आइडल फाइनेंस है जिसका कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा, उसका अवॉइडेंस भी होना चाहिए। इट मीन्स जितनी मेरे को नीड हो उतना फंड ही मेरे पास आए। नीडलेस टू एम्फेसाइज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड ए ग्रेट डील ऑन द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स क्या है, अगर हमारे को हमारा फ्यूचर सेव करना है तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। मनी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, मिनिमम कॉस्ट के साथ है, मैक्सिमम रिटर्न मिले, साथ में आइडल फाइनेंस भी अवेलेबल ना हो, और जब हमारे को रिक्वायर्ड हो तब हमारे को फंड अवेलेबल रहे। ये सारी चीज़ें जो कंसिडर करने वाले हैं वो किस में हम कंसिडर करने वाले, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, ये तो हमारी मीनिंग हो गई। अब मीनिंग ये बात आता है कि जो हम बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, हम क्यों कंसिडर करेंगे। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओवर एम्फोसाइज नहीं कर सकते, सिंट हैज़ बीन डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ।
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियली जो हमारी एक कंटिन्यूटी है उससे रिलेट करता है। अगर फाइनेंशियली कोई बिजनेस स्ट्रांग है, इट मीन्स वो स्ट्रांग है, और फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है वो कहीं बेस नहीं रहता, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस क्या है? एक मनी रिलेटेड थिंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसका मेन थिंग ही क्या है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, चाहे से हमारी बैलेंस शीट हो या कोई P&L हो, रिफ्लेक्ट ए फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन, वो सीधे सीधे क्या है? फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को और फाइनेंशियल हेल्थ को डिपेंड इफेक्ट डालता है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्थ क्या हो गई हमारी? जो बैलेंस शीट और P&L है उससे रिलेटेड थिंग्स हो गई। जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंस जो भी हेल्थ है, इनसे रिलेटेड वर्क हो गया कि हमारे को इसको प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना है। ऑलमोस्ट ऑल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे P&L और बैलेंस शीट में आने वाले जितने भी आइटम है ऑफ ए बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल डिसीजन। ये कहाँ से डिपेंड करते हैं? हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से। जैसे लाइक मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसका पार्ट हो गया? मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, मेरे P&L का पार्ट हो गया। P&L में कोई चीज़ आएगी तो अल्टीमेटली वहाँ पर बैलेंस शीट में भी इफेक्ट डालेगा। अगर मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मेरे पास इंटरेस्ट का बर्डन पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली कहाँ आएगी वो चीज़? फाइनेंशियल जो भी हमारे फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट है उसमें आएगी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी एक अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, बेसिकली हर पॉइंट के साथ हम कंसिडर करें। सम सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द एस्पेक्ट बीइंग अफेक्टेड कुड बी एज अंडर, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेके चल रहे वाले हैं उससे, कि हमारा एक जो डिसीजन है कहाँ तक हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट डालता है। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस, हमने फिक्स असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये हमारे फाइनेंशियल में इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्ट सम ऑफ ₹100 करोड़ फिक्स्ड असेट्स, अगर हम लोग फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं 100 करोड़ का, साइज फिक्स जैसे ब्लॉक बाय दिस अमाउंट, तो सीधे सीधे हमने क्या बोला? फिक्स असेट्स तो हमने परचेज कर ली, हमने कोई भी लैंड बिल्डिंग या फिर एक्सवाइज जो भी प्रॉपर्टी वो परचेज तो कर ली, बट मेरा 100 करोड़ तो एक बार क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो मेरा जो एक फाइनेंशियल डिसीजन था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, हमारी असेट्स इंक्रीज हुई, बट अल्टीमेटली मेरा 100 करोड़ क्या हो गया? वहाँ पर ब्लॉक हो गया। तो ये किसका पार्ट हो गया? मेरा फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे इफेक्ट डालता है। क्वांटम ऑफ करंट असेट्स एंड ब्रेक इनटू कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, हमें लगता है कि हमारे को कितना मैनेजमेंट करके चलना है, हमारे को कैश का या बैंक में या इन्वेंट्री स्टॉक, वहाँ पर भी अल्टीमेटली पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। मैंने बोला कि मेरे को कम से कम अपने बिजनेस में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ लेके चलना है? इन्वेंट्री में, मतलब इतना स्टॉक मेंटेन करके चलना है। मेरे को मेंटेन तो किया है, बट अल्टीमेटली एक बार मेरा मनी तो ब्लॉक हुई, मेरे को यहाँ मनी की नीड तो रहेगी। मैंने बोला कि मेरा कैश है, कैश मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, कोई भी रिक्वायरमेंट आ जाए, या रिसीवेबल्स है वो आने बाकी है। तो अल्टीमेटली जो करंट असेट्स है वो कितनी ब्लॉक है मेरे कैश में, इन्वेंट्री में या फिर रिसीवेबल्स में। विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स असेट्स में, एक कॉमन सेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना हम लोग फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारे को क्या है? वर्किंग कैपिटल में या फिर करंट असेट्स या इन सब चीज़ों में हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से नीड्स क्या है? जनरेट होने वाली है। द क्वांटम रिक्वायरमेंट्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से क्या है? हमारी करंट असेट पे इफेक्ट आने वाला है। इन एडिशन डिसीजन अबाउट क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वही कितना हमारे को ब्लॉक करना है, कितना हमारे को स्टॉक मेंटेन करना है, मैनेजमेंट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, ये सीधे सीधे डेटर्स पे इफेक्ट डालता है, इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालता है हमारे। आगे हैं इन्वेंट्री विच इज टर्न अफेक्ट द टोटल एज करंट असेट्स एज वेल एज देयर कंपोजिशन, अल्टीमेटली क्या हो गया? मेरा करंट असेट्स में मैंने कितना ब्लॉक कर दिया? तो फर्स्ट में मैंने फिक्स असेट्स में ब्लॉक किया था, सेकंड में हमारी करंट असेट्स में हम लोग ब्लॉक लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि हम जो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन वाला पार्ट लेंगे, उसमें हमारा कितना ब्लॉक लेके चलने वाला है, हमारे को हर डिसीजन का क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सीधे सीधे क्या हमारा
मनी ब्लॉक हो रही है। ये डिसीजन हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर एक रॉन्ग डिसीजन हुआ तो मेरा बहुत बड़े लेवल पे मनी ब्लॉक होने वाली है या फिर फाइनेंशियल इफेक्ट आने वाला है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज्ड, ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म में के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से कितना फंड यूज कर लिया। मनी हमारे पास लिमिटेड है, अब जैसे हमारे को शॉर्ट टर्म में यूज़ करो या लॉन्ग टर्म में यूज़ करो, बट कितना यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, वो हमारे लिए मैटर करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट portion of long term and short term fund and organization waiting to have more liquid assets would raise relatively more amount of long term basis। कई बार हम जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर फंड लेके आते हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, लॉन्ग फिक्स असेट्स में भी प्लस करंट असेट्स में भी। ब्लॉकेज तो वहीं से आना है, तो वहाँ पर हमने कितना क्या है लॉन्ग टर्म असेट्स को, लॉन्ग टर्म फंड को यूज़ किया या फिर शॉर्ट टर्म फंड को यूज़ किया। देयर इज अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जितना हम लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे को क्या इन्वेस्ट रिटर्न मिलने वाला है। जितना मैं डे टू डे एक्टिविटी में इंगेज करूँगा उतना मेरे को रिटर्न मिलने वाला है। द अंडरलाइनिंग एजम्पशन हेयर इज दैट करंट लाइबिलिटी कोस्ट लेस देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी की कोस्ट क्या है, मिनिमम होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से। जस्ट लाइक मेरे को लगा कि मेरे को न्यू प्रोजेक्ट लेके आना है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए मेरे को तो क्या है एक मशीनरी की नीड है, तो मशीनरी की कॉस्ट मैंने बोल दी 100 करोड़। 100 करोड़ मेरी मशीन तो लेके आ गए, बट इसमें हमारे को क्या है जो भी इन्वेंट्री है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल की नीड भी रहेगी, स्टॉक मेंटेन करना भी पड़ेगा, मार्केट में हो सकता है हमारे को क्रेडिट में सेल करनी पड़े। तो अल्टीमेटली जो हमने डिसीजन लिया उस पर इफेक्ट क्या आने वाला है मेरे शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। वो भी मेरे को चाहिए, मैंने बोला 20 करोड़ का मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी ले लिया। अब ये तो मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बट ये इन्वेस्टमेंट लाने के तौर सोर्सेस होते हैं। एक तो मेरा होता है लॉन्ग टर्म सोर्स और दूसरा मैंने बोला मेरा शॉर्ट टर्म सोर्स। जो शॉर्ट टर्म होगा विद इन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म होगा विद इन मोर देन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में अगर मैं मनी लेके आता हूँ तो वो मेरे को छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए टोकेंगे नहीं, मेरे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकता हूँ। डेट डिबेंचर्स हो सकते हैं या फिर मेरे जो भी शेयर्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये मेरा इफेक्ट नहीं डालेंगे। बट अल्टीमेटली इनकी कॉस्ट क्या होती है, हायर होती है, ठीक है। ये हमारे को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे डे टू डे, बट इनकी कॉस्ट क्या होती है, हायर होती है। बट जैसे ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे जो क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, छोटे छोटे बैंक क्रेडिट हो सकती है, ये सारी चीज़ें क्या है विद इन 1 ईयर है। इनकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इनकी कंपैरिजन में लो होती है। बट ये क्या है हमारी टेंशन क्रिएट करके रखते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में हमारे को पे आउट लेके चलते हैं। तो अल्टीमेटली कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो हम फिर यूज़ करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं, लॉन्ग यहाँ पर असेट्स की बात करके चल रहा है। और जो मैंने एग्जांपल बताया वो किसका बताया मैंने, हमारे कहाँ से फंड रेज करने वाले हैं। तो ये जो दो फंड आने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ मैं वहाँ से लूँगा या शॉर्ट टर्म से लूँगा। तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म से मनी ले तो आओगे बट इसकी कॉस्ट क्या है, हायर होगी, और शॉर्ट टर्म से लाओगे तो लोअर होगी। लेकिन यहाँ ये है कि डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट ये डे टू डे एक्टिविटी में डिस्टर्ब करेंगे। तो अल्टीमेटली वो डिसीजन लेना जो मेरे को नीडेड हो। अगर मेरा होता है 100 करोड़ है तो लॉन्ग टर्म से लेके आ जाओ, और जो 20 करोड़ है शॉर्ट टर्म से लेके आ जाओ। तो यहाँ पर ये डिसीजन लेके चलना कि हमारे क्या कौन सा फंड कहाँ से यूटिलाइज करना है। ये भी मेरा किसका पार्ट हो गया, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सीधी सीधी मीन क्या हो गया, पहले हमने देखा कि जैसा बिजनेस का साइज होगा वैसे हमारे को क्या फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर करंट एसेट्स की बात ले ली, तो यहाँ पर जो फंड लेके आने वाले हैं हम, जैसे करंट एसेट्स हो लॉन्ग टर्म हो, उनको कहाँ से लाएंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ लॉन्ग टर्म की बात करके चल रहा है फोर्थ पॉइंट में, ब्रेक अप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेब्ट इक्विटी। कि मेरे को जो फंड लेके आ रहा हूँ, मैं मनी रेज करके आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, वो कहाँ से लेके आ रहा हूँ, उसमें डेब्ट वाला पार्ट कितना है, इक्विटी वाला पार्ट कितना है। इक्विटी वाले क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे ऑनर्स होते हैं। ऑनर जनरली इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे को ईयर बेसिस पे डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो ही हम लोग डिविडेंड पे आउट करके चलेंगे, अदरवाइज डिविडेंड के देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हमने अगर डेब्ट से पैसा लिया है, डिबेंचर्स या फिर जो भी बैंक लोन से उनसे मनी लिए है, तो हमारे को क्या ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पेमेंट का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है
उसको हमने डेट इक्विटी में कितना डिवाइडेशन कर रखा है। ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस द प्रपोर्शन टू बी रेज्ड बाय वे ऑफ डेब्ट और इक्विटी इज ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ये दोनों भी क्या है, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का पार्ट है कि मैंने कौन सी मनी कहाँ से यूज की है, रेज की है। द अमाउंट ऑफ डेब्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, डेब्ट डिवेंचर हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, आर अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल डिसीजन विच इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी मेरा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिफ्थ इज द आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने वाला है, P&L अकाउंट आने वाला है, उसमें कितना पार्टीशन इन सब चीज़ों का है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का बटन हमने देख ही लिया था। एक्सपेंसेस जो इनको रेज करने में आते हैं, एक होता है मैं बैंक लोन लिया हूँ तो मेरे इतना एक्सपेंसेस नहीं है, बट मैं इक्विटी डिवेंचर से मनी रेज करता हूँ तो मेरे बहुत सारे कमीशंस लगने वाले हैं, किसी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन हो सकता है। इट इज हायर अमाउंट ऑफ डेप्ट, जितना हम डेप्ट का अमाउंट हायर होगा मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, उतना हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट का बर्डन पड़ने वाला है। ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका मैं। यूज़ ऑफ हायर इक्विटी, बट सिमिलरली अगर हम हायर इक्विटी का यूज़ कर सकते हैं, अगर हायर इक्विटी से मनी लाते हैं तो इंटेल हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो भी हमारे को क्या है, डिविडेंड हायर पे आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली इन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस विच इज रिजल्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन लाइकली टू अफेक्ट वर्चुअली ऑल आइटम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी डिसीजन ले लो, अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा, P&L अकाउंट में, और जहाँ P&L अकाउंट में इफेक्ट आएगा वो सीधे सीधे क्या है, मेरे बिजनेस में इफेक्ट आएगा और मेरी बैलेंस शीट में भी इफेक्ट आएगा। तो ये मैंने क्या देख लिए कि मेरे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेके जाना हो उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, कि जैसे साइज एंड कंपोजिशन फिक्स एसेट्स कितना लगाएंगे तो उसका कितना इफेक्ट आएगा, करंट एसेट्स जो डिवाइड लेके चल रहे हैं फिक्स एसेट्स के कारण उस पर कितना इफेक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से फाइनेंस यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, कहाँ यूज़ करूँगा, कहाँ से आएगा मनी, वो कंसीडर उसका इफेक्ट आएगा हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो फाइनेंस है उसमें डेब्ट इक्विटी पार्टीशन होता है, और लास्टली क्या था, हमारे P&L पे कितना इफेक्ट आने वाला है। तो ये हमने क्या देख ली, इंपॉर्टेंस में एक इफेक्ट देखा हमारा फाइनेंशियल डिसीजन का। आगे है, इट कैन दस बी स्टेटेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, P&L एंड बैलेंस शीट, वो किससे इफेक्टेड होता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से। सिमिलरली द फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचरली वो डिपेंड अपॉन द पास्ट एज वेल एज करंट फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब सिंगल टाइम हमने डिसीजन लिया तो हमारे क्या वो लॉन्ग टाइम में हमारे चलने वाला है। दस द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस डिटरमाइन बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हमारे को फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करनी है तो एक अच्छा गुड क्वालिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट द मोबिलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो भी हमारा फंड आया है, रिसोर्सेज है, उसको मोबिलाइज करना एट लोअर कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट हो, और डिप्लॉय दिस फंड लुक्रेटिव एक्टिविटी। अल्टीमेटली कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम कॉस्ट में हमारे पास फंड रेज हो और मैक्स टू मैक्स उन पर रिटर्न मिले। यही सब चीज़ें हमारे को किस में कंसीडर करनी है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, तो ये जो हमारा क्या इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट क्लियर हो रहा आज के लिए। थैंक यू।